दलालों की भाषा में पिंकी एक नया माल थी, इसलिए उसकी पूछ परख और कीमत ज्यादा थी। वो एक मशीन की तरह उठती थी और बुत की तरह जब वक्त मिलता तो सो जाती थी। यह व्यापार समाज के माथे पर कलंक है, ये कहते और जानते सभी हैं, लेकिन इस क्षेत्र में मजबूरी में काम करने वाली लड़कियों को अपनाना कोई नहीं चाहता। और अगर कोई ऐसी जरूरत करता है तो लड़की और उसका अंजाम अच्छा नहीं होता। राजस्थान के कंजर समुदाय के बारे में लोगों की राय अच्छी नहीं है। धारणा है कि कंजर आमतौर पर अपराधी होते हैं। इस जाति का हालांकि अपना एक अलग इतिहास है, पर उससे वास्ता न रखते हुए लोग यही मानते हैं कि अपराधी प्रवृत्ति के कंजर मेहनत के बजाय लूटपाट करके गुजारा करते हैं। इस जाति के पुरुष नशे में धुत रहते हैं और औरतें बाछड़ा जात की तरह देह व्यापार करती हैं। ये लोग असभ्य, अशिक्षित और जंगली हैं, इसलिए सभ्य समाज इनसे दूर ही रहता है। हालांकि ये पूरा सच नहीं है, लेकिन एक हद तक बात में दम इस लिहाज से है कि कंजरों को कभी इंसान समझ नहीं पाया और ना ही इन्हें मुख्य धारा में जोड़ने की कोई उल्लेखनीय कोशिश की गई है। राजस्थान के जिला बूंदी के एक गांव शंकरपुरा में जन्मी कंजर युवती पिंकी की दास्तान दुखद और फिल्मी सी है। पिंकी जब 15 साल की हुई तो माँ बाप का साया सिर से उठ गया, लेकिन वो लवारिस कहलाने से इसलिए बच गई क्योंकि उसके पिता ने 2 शादियां की थीं। जब सगे माँ बाप की मौत हो गई तो सौतेली माँ ने उसे सहारा दिया। सौतेली माँ के पास स्थायी आमदनी का कोई जरिया नहीं था, इसलिए वो पिंकी को साथ लेकर शंकरपुरा में रहने वाले अपने भाई राजा उर्फ ठेला के घर आ गई। सौतेले मामा राजा की घर की माली हालत भी ठीक नहीं थी। जैसे तैसे खींचतान कर तीनों का गुजारा होता था। 15 साल की पिंकी खूबसूरत थी। कंजरों में उसकी जितनी खूबसूरत लड़कियां कम ही होती हैं। पिंकी कहने भर की पढ़ी लिखी भी थी। कुछ दिनों की तंगहाली के बाद पिंकी ने महसूस किया कि अब घर में पैसा आने लगा है। इसका मतलब यह नहीं था कि पैसा बरसने लगा है, बल्कि यह था कि अभाव कम हो चले हैं और जरूरतें पूरी होने लगी हैं। अब किसी चीज के लिए तरसना नहीं पड़ता था। पैसा कहां से और कैसे आ रहा है ये पता करने के लिए पिंकी को कहीं दूर नहीं जाना पड़ा। गांव और आसपास के कुछ रसूखदार पैसे वालों का उसके घर में आना जाना शुरू हो गया था। उन लोगों के आते ही सौतेली माँ उनके साथ एक कमरे में बंद हो जाती थी और 4-6 घंटे बाद जब उनके जाने पर बाहर निकलती थी तो उसका जिस्म भले ही निढाल होता था, मगर चेहरे पर रौनक होती थी। ये रौनक उन पैसों की देन थी जो उसका शरीर बेचकर मिलते थे। पिंकी अब पहले सी नासमझ और मासूम नहीं रह गई थी। वो इन सब बातों का मतलब समझने लगी थी। अब कभी कभी बड़ी बड़ी कारें सौतेली माँ को लेने आती थी। 3-4 दिन बाहर रहकर वो वापस लौटती थी तो उसके पास नोटों की गड्डियां होती थी। धीरे धीरे उसे इस माहौल से घुटन होने लगी थी। अब वो कोठे नुमा इस घर से आजाद होने का सोचने लगी थी, मगर यह आसान काम नहीं था। शंकरपुरा के बाहर की दुनिया इससे जुदा नहीं होगी, यह भी पिंकी को समझ में आने लगा था। कहीं भाग जाना या चले जाना उसके बस की बात ही नहीं थी। आने जाने वाले ग्राहकों की नजरें पिंकी पर पड़ने लगी थी। इससे वो और घबरा जाती थी कि कहीं ऐसा ना हो कि उसे भी देह धंधे के दलदल में धकेल दिया जाए। हालांकि अभी तक माँ या मामा की तरफ से कोई बात नहीं की गई थी, पर उसका डर अपनी जगह स्वाभाविक था, क्योंकि अक्सर मामा खुद माँ के लिए ग्राहक ढूंढ कर लाता था। कोई 3 साल पहले एक दिन राजा ने बताया कि अब उसे ग्वालियर के रेशमपुर, जो बदरापुर के नाम से जाना जाता है, में रहने वाले मौसा के यहाँ जाना है, जो उसे वहां कोई अच्छा काम दिला देंगे। मुद्दत से आजादी के लिए छटपटा रही पिंकी ने जब यह खबर सुनी तो खुशी से झूम उठी कि चलो अब जिंदगी रास्ते पर आ जाएगी। वो ग्वालियर में मेहनत करके कमाएगी, इसलिए वो झट से राजी हो गई। जल्द ही मामा ने उसे मौसा के पास ग्वालियर पहुंचा दिया। ग्वालियर में 4 दिन भी चैन से नहीं गुजरे थे कि मौसा, जिसका नाम था पान सिंह उर्फ पप्पू, ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया था। अपनी बेटी समान पिंकी से यह कहते उन्हें कतई शर्म नहीं आई कि अब उसे यहां रहकर धंधा करना होगा। अब पिंकी को समझ आ गया कि क्यों कुछ दिनों से मामा उससे नरमी से पेश आ रहा था, लेकिन जब धंधा ही करवाना था तो उसे यहां लाकर क्यों छोड़ा गया। ये काम तो वो गांव से भी करवा सकता था। यह बात पिंकी को समझ में तुरंत नहीं आई। चूंकि वो इस पेशे में नहीं आना चाहती थी, इसलिए वो पान सिंह के आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाई कि उससे यह पाप ना करवाए। उसके गिड़गिड़ाने का पान सिंह पर कोई असर नहीं हुआ। उल्टे उसने पिंकी को बताया कि उसका मामा उसे 9 लाख रुपए में बेच कर गया है। ये सुनकर पिंकी के होश फाख्ता हो गए। अब उसकी समझ में आ गया था कि सौतेली माँ और मामा ने किस्तों में पैसा कमाने के बजाय एक मुश्त मोटी रकम कमा ली है। भागने या बचने का कोई रास्ता उसे दिखाई नहीं दिया, इसलिए वो पान सिंह के इशारों पर नाचने लगी। रोज ग्राहक आते थे, जिनसे पान सिंह अच्छे पैसे वसूल कर उसे उनके साथ कमरे में बंद कर देता था।
ग्राहक उसे तबीयत से नोचते खसोटते थे और पूरी कीमत वसूल कर चलते बनते थे। धीरे धीरे पिंकी को पता चला कि उस इलाके के ज्यादातर मकानों में यही काम होता है। पान सिंह के लिए वो एक टकसाल या नोट छापने की मशीन थी जो रोज हजारों रुपए उगलती थी। एवज में उसको अच्छा खाना पानी, कपड़े और कॉस्मेटिक का सामान मिलता था। वो एक ऐसी कठपुतली बन चुकी थी जिसकी डोर रिश्ते के इस मौसा पान सिंह की अंगुलियों पर बंधी थी। ग्वालियर में रहते पिंकी ने हजारों ग्राहकों को निपटाया। उसके भीतर की भोली भाली अल्लड़ लड़की वक्त से पहले ही एक तजुर्बेकार औरत में तब्दील हो गई थी। वो खुद इस बदलाव को महसूस कर रही थी, पर दिल की बात साझा करने के लिए कोई साथी नहीं था। एक ऐसे मर्द की चाहत उसे हमेशा रहती थी जो ग्राहक ना हो, शरीर से परे उसे एक औरत समझे। पर इस धंधे में आमतौर पर ऐसा नहीं होता है, इसलिए वो ऐसी बातें सोचने से भी घबराने लगी थी। लेकिन पिंकी का यह सोचना गलत ही साबित हुआ कि उसने 16-17 की उम्र में ही पूरी दुनिया देख ली है। एक दिन पान सिंह ने उसे नागपुर की दो मशहूर तवायफों बंटी और परवीन के हाथों 15 लाख रुपए में बेच दिया। ये सौदा कब और कैसे हो गया, पिंकी को इसकी हवा भी नहीं लगी। इस तरह पिंकी ऑरेंज सिटी के नाम से मशहूर नागपुर चली गई। ग्वालियर से नागपुर के रास्ते भर उसकी समझ में आ गया था कि एक तवायफ की जिंदगी में न कोई एहसास होता है न जज्बात। वो दलालों की जायदाद होती है और इससे आगे ज्यादा कुछ नहीं। नागपुर की गंगा जमुना गली देह व्यापार के लिए उसी तरह से जानी जाती है जैसे कि मुंबई का रेड लाइट इलाका कमाटीपुरा। परवीन वहां की जानी मानी तवायफ थी। उसकी जान पहचान देश भर के देह मंडियों और कारोबारियों और दलालों से थी। इस गली में दाखिला होते ही पिंकी को एहसास हो गया कि उमराव जान जैसी फिल्म में कुछ गलत नहीं दिखाया गया है। जो कुछ भी बदलाव आए हैं वो लोगों को दिखते ही नहीं, या लोग जानबूझकर उनसे वास्ता नहीं रखते। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। नागपुर आकर पिंकी को लगा कि इससे बेहतर तो ग्वालियर ही था, क्योंकि परवीन की सरपरस्ती में कई बार उसे लगातार 20-20 ग्राहकों को निपटाना पड़ता था। परवीन जल्द से जल्द पान सिंह को दिए गए 15 लाख रुपए उसकी चमड़ी से वसूल लेना चाहती थी। परवीन के यहाँ सुबह से ही ग्राहक आने लगते थे। यहाँ देश के हर इलाके से लोग आते थे, जिनमें से कुछ शौकिया या कुछ आदी थे। इन लोगों और पिंकी की समझ में अच्छी तरह से आ गया था कि उसकी हालत जहाज के उस पंछी के जैसी है जो बीच समुद्र में है। जहाज से उड़कर पंछी कितना भी दूर चला जाए, कोई ठौर ठिकाना न मिलने पर उसे झक मारकर जहाज पर वापस ही आना पड़ेगा। भागने का ख्याल भी बदनाम गलियों में किसी गुनाह से कम नहीं होता था, इसलिए पिंकी आजादी के सपने देखती ही नहीं थी। नागपुर आने के बाद पिंकी ने साफ महसूस किया कि उस पर कई मर्दानी नजरों का सख्त पहरा रहता है। वे नजरें सीसीटीवी कैमरों की तरह हैं, जो खुद मुश्किल से दिखते हैं पर उनकी नजर दूर तक होती है। वहां से भागने की कोशिश करने वाली लड़कियों का कितना बुरा हर्ष हुआ, इसके किस्से इतने डरावने तरीके से सुनाए जाते हैं कि कोई लड़की ऐसा सोच भी नहीं सकती। कुछ ही दिनों में पिंकी ने परवीन का इतना भरोसा जीत लिया था कि अब उसकी निगरानी पहले जैसी नहीं होती थी। उसे नियमित और भरोसेमंद ग्राहकों के साथ अकेला छोड़ दिया जाता था, लेकिन ग्राहक के साथ कहीं बाहर जाने की इजाजत अभी भी उसे नहीं थी। इसी प्रकार एक दिन विपिन पांडे नाम का ग्राहक उसके पास आया तो पिंकी को वही शख्स लगा जिसके सपने वो ग्वालियर आने से पहले देख रही थी। विपिन में कई बातें ऐसी थीं जो पिंकी को भा गई थी। वो आम ग्राहकों की तरह उस पर टूट नहीं पड़ता था। उसने कोई जल्दबाजी भी नहीं दिखाई थी। पहली बार में ही दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई थी, जिससे पिंकी को लगा कि विपिन का औरतों को देखने का नजरिया दूसरों से अलग है। विपिन जाने लगा तो पिंकी मायूस हो गई। वो अपने मजबूत दिल को संभाल नहीं पाई। उसने विपिन का हाथ पकड़कर कहा, फिर आना। पेशे से ड्राइवर विपिन छिंदवाड़ा के एक प्रतिष्ठित परिवार का बेटा था। छिंदवाड़ा से नागपुर का कोई 2 घंटे का रास्ता है, जिसे अब विपिन पिंकी के लिए नापने लगा था। वो अक्सर पिंकी के पास आने लगा तो पिंकी ने उसे अपनी जिंदगी की कहानी विस्तार से सुना दी, जो राजस्थान के बूंदी जिले के गांव शंकरपुरा से ग्वालियर होते हुए नागपुर के बदनाम इलाके गंगा जमुना गली के उस कोठे पर आकर खत्म होती है। प्यार अकेले पिंकी को ही नहीं हुआ था, बल्कि विपिन भी उससे प्यार करने लगा था। यह प्यार ठीक वैसा ही था जो सन 1991 में महेश भट्ट के देह व्यापार पर बनी फिल्म सड़क में दिखाया गया था। इस फिल्म में संजय दत्त टैक्सी ड्राइवर होता है और मजबूरी की मारी एक कॉल गर्ल पूजा भट्ट से प्यार कर बैठता है। इस फिल्म में महारानी वाली भूमिका सदाशिव अमरापुरकर ने निभाई थी, जो बहुत चर्चित भी रही थी। यहाँ तो कदम कदम पर महारानियां थीं, लेकिन प्यार भी कहाँ आसानी से हार मानता है। पिंकी और विपिन ने तय कर लिया था कि भागकर शादी कर लेंगे और कहीं भी बच जाएंगे। अच्छी बात यह थी कि विपिन हिम्मत वाला युवक था, जो दूसरों की तरह बदनाम गलियों और इलाकों के गुंडों और दलालों से डरता नहीं था। विपिन के प्यार में डूबी पिंकी भूल गई थी कि तवायफ को प्यार करने की इजाजत न बाजार देता है और न समाज।
फिर किसी से शादी करके गृहस्थी बसाना तो कॉल गर्ल्स के लिए ख्वाब जैसी बात है। पिंकी जानती थी कि रसूख वाली परवीन के हाथ बहुत लंबे हैं। उसके संबंध कुछ रसूखदार लोगों से भी हैं। गुंडे और दलाल पालना तो कोठों की परंपरा है। इसका काम यही होता है कि कोई लड़की कोठों की परंपरा को तोड़कर भागने की कोशिश न करे, और अगर करे तो उसका इतना बुरा हाल करो कि वो दूसरी लड़कियों के लिए सबक बनकर रह जाए। नागपुर में बरसों से कोठा चला रही परवीन सिर्फ एक बार ही पीटा एक्ट के तहत गिरफ्तार हुई थी। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो इस कारोबार की कितनी सदी हुई खिलाड़ी थी। कई पुलिस वालों से उसके दोस्ताना संबंध थे। एक दिन परवीन का सारा सयानापन और तजुर्बा धरा रह गया जब उसके पिंजरे से पिंकी नाम की मैना अपने तोते विपिन के साथ भाग निकली। वो 3 मार्च 2017 की दोपहर थी, जब हमेशा की तरह विपिन ग्राहक बनकर आया। वो समय परवीन के नहाने का होता है, इसलिए वो विपिन और पिंकी को उनके कमरे में छोड़कर चली गई। दरअसल भागने की योजना पिंकी और विपिन पहले ही बना चुके थे। पिंकी ने विपिन को बताया था कि गहमा गहमी और दलाल गुंडों की मौजूदगी के चलते रात में भागना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, इसलिए दिन का समय इनके लिए ठीक रहेगा। उस समय बाजार के ज्यादातर लोग और लड़कियां सोई रहती हैं। पिंकी के भागने पर परवीन तिलमिला उठी। न केवल परवीन बल्कि देह व्यापार से जुड़े तमाम लोग हैरान रह गए। चंद घंटों में ही पिंकी के भागने की खबर आग की तरह देह व्यापार के राष्ट्रीय बाजार में फैल गई। फिर तो परवीन के गुर्गों ने उसे शिकारी कुत्तों की तरह ढूंढना शुरू कर दिया। दो दिलों में प्यार का जज्बा एक बार पैदा हो जाए तो उसे रोका नहीं जा सकता। यही पिंकी और विपिन के साथ भी हुआ था। दोनों ज्यादा दूर नहीं भागे थे। उन्होंने नागपुर से 100 किलोमीटर दूर मुल्ताई के कोर्ट में शादी कर ली थी। मुल्ताई बैतूल जिले की तहसील है और आदिवासी बाहुल्य ये शहर ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। परवीन घायल शेरनी की तरह अपनी शिकस्त और लापरवाही पर तिलमिला रही थी। उसने ग्वालियर में बैठे पान सिंह की भी खिंचाई की और देश भर में नए पुराने अड्डों में खबर पहुंचा दी कि पिंकी कहीं भी दिखाई दे तो इसकी तुरंत सूचना नागपुर में दी जाए। परवीन की टीम ढूंढती भी रही और हाथ भी मिलती रही। आखिरकार दोनों को जमीन निकल गई या आसमान खा गया। मुल्ताई में शादी करने के बाद विपिन पिंकी को भोपाल ले आया। भोपाल के पौष इलाके में शिवाजी नगर में उसके मौसा प्रकाश शर्मा रहते थे, जो कि सीआईडी के एडीजी कैलाश मकवान के स्टाफ में दरोगा थे। विपिन जब पिंकी को लेकर उनके घर पहुंचा तो वो चौंके कि यह कैसी शादी है। इस पर विपिन ने उन्हें बताया कि उसने नागपुर की रहने वाली पिंकी से लव मैरिज की है। चूंकि माता पिता पिंकी को सहज स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए वो उन दोनों को पनाह दे दे। कुछ दिनों बाद हालात ठीक हो जाएंगे तो वो खुद छिंदवाड़ा जाकर माँ बाप को सच बता देगा। विपिन ने प्रकाश को यह नहीं बताया कि पिंकी कौन है। प्रकाश शर्मा की पत्नी को भांजे पर दया आ गई और कुछ सोच समझकर उन्होंने दोनों को अपने घर रहने की इजाजत दे दी। मौसा के इस फैसले से दोनों खुशी से झूम उठे। उनकी अभी तक की मेहनत बेकार नहीं गई थी। चूंकि इनका प्यार सच्चा है, इसलिए मौसा जी आसानी से मान गए। जब ठिकाना मिल गया तो विपिन ने खुद के लिए एक ट्रैवल एजेंसी में नौकरी ढूंढ ली। शिवाजी नगर में सरकारी क्वार्टरों और बंगलों की भरमार है, लिहाजा वहां का माहौल आमतौर पर शांत ही रहता है। पिंकी ये सब देखकर हैरान थी कि दुनिया इतनी अच्छी है जिसमें इतने अच्छे लोग भी रहते हैं। 2 हफ्ते में ही पिंकी ने अपने मौसेरे सास ससुर का दिल जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सिर पर पल्लू रखे वो आदर्श बहू की तरह रहती और कोशिश करती कि घर के सारे कामकाज खुद ही निपटा ले। ये वो जिंदगी थी जो पिंकी का सपना थी। घर गृहस्थी पिंकी ने पहली बार देखी थी। हालांकि पिंकी को परवीन का खौफ सताता रहता था, पर प्रकाश शर्मा के पुलिस में होने की वजह से वो खुद को थोड़ा सा महफूज समझती थी। इसके अलावा वहां मिल रहे लाड़ प्यार के चलते भी वो अपनी पुरानी जिंदगी को भूलने लगी थी। 23 मार्च 2017 की सुबह रोजाना की तरह प्रकाश शर्मा अपने ऑफिस चले गए। विपिन भी अपनी ड्यूटी पर जा चुका था। जिस ट्रैवल एजेंसी में उसे नौकरी मिली थी, उसने उसकी ड्यूटी प्रदेश के रसूखदार मंत्री रामपाल सिंह के बंगले पर लगा रखी थी। वो भी शिवाजी नगर में ही रहते थे। कॉलेज लौटने को तैयार बैठे गौरव का टिफिन किचन में तैयार हो रहा था कि पिंकी उस समय चौंकी जब उसे बाहर गाड़ियों के रुकने की आवाज सुनाई दी। वो कुछ सोच समझ पाती इससे पहले ही ड्राइंग रूम में मौसिया सास कविता और देवर गौरव के चीखने की आवाजें सुनाई दी। पिंकी को समझने में देर नहीं लगी कि परवीन के गुर्गे उसे सूंघते हुए यहां तक पहुंच गए हैं, लिहाजा वो दूसरे दरवाजे से भाग निकली। उस घर में जहां वो 20 दिनों से एक आदर्श बहू की तरह रह रही थी, ये क्या हो रहा है उसे कुछ घंटों बाद पता चला। वहां एक भयानक हादसा अंजाम ले चुका था। पिंकी का यह अंदाजा बिल्कुल गलत साबित हुआ कि देह व्यापार की दुनिया के दलाल और खतरनाक गुंडे उसे ढूंढ नहीं पाएंगे। अगर जैसे तैसे ढूंढ भी लिया तो मौसिया ससुर प्रकाश शर्मा के पुलिसकर्मी होने के चलते कुछ नहीं कर पाएंगे। एक दिन एक टवेरा और एक स्कॉर्पियो प्रकाश शर्मा के घर आकर रुकी। एकदम फिल्मी स्टाइल में धड़ाधड़ 14 लोग उसमें से निकले, जिनमें से 4 महिलाएं भी थीं।
सभी सीधे उनके घर में दाखिल हो गए। वो लोग विपिन और पिंकी को ढूंढ रहे थे। एकाएक इतने लोगों को आए देख कविता और गौरव हकपका गए कि ये लोग कौन है और क्या चाहते हैं। पिंकी के बारे में उनसे पूछा गया, जिसका मतलब दोनों को समझ में ही नहीं आया। उन लोगों ने उनका पूरा घर छान मारा, मगर पिंकी नहीं मिली। वो गौरव और कविता को मारने लगे। दोनों चिल्लाए तो आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गए। माजरा क्या है यह किसी को समझ में नहीं आ रहा था। आखिर इतनी सुबह सुबह शिवाजी नगर जैसे शांत इलाके में कुछ गुंडे बदमाश एक पुलिस वाले के घर में घुसकर गदर क्यों मचा रहे हैं। बदमाशों ने गौरव को पकड़कर गाड़ी में बैठाया और जाते जाते कविता को धमकी दे गए कि विपिन को भेजकर अपने बेटे को ले जाना। उनके जाते ही न केवल शिवाजी नगर बल्कि पूरे भोपाल में कोहराम मच गया कि दिन दहाड़े एक पुलिस वाले का बेटा अगवा कर लिया गया। मामला खुद के विभाग के एक मुलाजिम का था, इसलिए पुलिस तुरंत हरकत में आ गई। भोपाल के चारों तरफ नाकाबंदी कर दी गई। जल्दीबाजी में बदमाश गौरव के मोबाइल से बेखबर थे, इसलिए उसके जरिए पुलिस को उसकी लोकेशन मिल रही थी। घर पर हुए इस हादसे की खबर मिलते ही प्रकाश और विपिन अपनी ड्यूटी छोड़कर आ गए। इसके बाद विपिन के सच बताने पर सारी कहानी सामने आई कि उन बदमाशों का मकसद क्या था। मामला वाकई गंभीर था, जिसमें बदमाश गौरव को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचा सकते थे। इसलिए पुलिस के सामने यह नई चुनौती पेश आ गई थी कि गौरव को सकुशल कैसे छुड़ाया जाए। गौरव के मोबाइल लोकेशन से पता चला कि बदमाशों की गाड़ियां नरसिंहगढ़ और कुरावर मंडी की ओर जा रही हैं। ये रास्ता राजगढ़ होते हुए राजस्थान की तरफ जाता है। पुलिस वालों ने फुर्ती दिखाते हुए कुछ ही घंटों में नरसिंहगढ़ और कुरावर के बीच मलावर थाने के बाद बदमाशों की गाड़ियों को घेर लिया, जो बदमाशों के लिए अप्रत्याशित था। खुद को घिरा देखकर बदमाशों ने गौरव को गाड़ी से धकेलकर भागने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। गौरव को पुलिस ने अपनी गाड़ी में बैठाया और कुछ दूर जाकर बदमाशों को समर्पण करने पर मजबूर कर दिया। गिरफ्तार हुए अपराधियों में पिंकी के मौसा पान सिंह के अलावा राम सिंह, हर्ष, राहुल, चैन सिंह, मंगल सिंह और हरीश ग्वालियर के थे, जबकि आशा, मौसमी, विचाराम राजस्थान के थे। नागपुर के जो लोग पकड़े गए थे उनके नाम मोहम्मद सादिक, जगन, कविता और प्रवीण थे। जाहिर है देह व्यापार से जुड़े 3 राज्यों के दलाल एकजुट होकर पिंकी और विपिन को पागल कुत्तों की तरह ढूंढ रहे थे। आखिरकार उन्होंने देश भर में फैले नेटवर्क के जरिए विपिन के बारे में सारी जानकारी जुटा ही ली थी। पकड़े गए लोगों को भोपाल लाकर पुलिस ने इनकी मेहमान नवाजी की तो पूरा सच सामने आ गया। गौरव पर उन्होंने अपना गुस्सा गाड़ी में बैठाते ही निकालना शुरू कर दिया था। उसे खूब मारा था। जब उसने विरोध करने की कोशिश की तो उसे जान से मारने की धमकी दी थी। जब सब कुछ साफ हो गया तो सुनने वाले हैरत में पड़ गए। यह एक अलग तरह की प्रेम कथा थी, जिसके चलते प्रकाश शर्मा के परिवार पर खतरे के बादल मंडराए थे। लेकिन अंत भला तो सब भला की तर्ज पर बात आई गई हो गई। आखिरकार बदमाशों को जेल में ठूस दिया गया। इसके बाद पुलिस टीमें नागपुर, ग्वालियर और राजस्थान गईं। विपिन के बयान और मंशा से सामने आया कि उसने एक मजबूर लड़की को गंदगी के दलदल से निकाला था और अपनाया था। वो उससे प्यार करता था और करता रहेगा। समाज के कुछ कहने सुनने की परवाह उसे नहीं है। विपिन ने माना कि वो लोग बहुत खतरनाक हैं और उसकी और पिंकी की जान भी ले सकते हैं, पर वो अब किसी से नहीं डरेगा। विपिन की मंशा पिंकी को समाज में सम्मान दिलाने की है। इसमें वो कितना कामयाब होगा ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि कोई भी समाज तवायफ को नहीं अपनाता। उसके प्रति नजरिया कैसा होता है ये हर कोई जानता है। फिर भी कई लोग विपिन की पहल का स्वागत कर रहे हैं और इसीलिए अब भी वो पिंकी का हाथ मजबूती से थामे हुए हैं। निश्चित रूप से विपिन सच्चा मर्द है और शाबाशी का हकदार भी है, जिसने पिंकी का गृहिणी बनकर जीने का सपना पूरा किया और अभी भी आने वाली दिक्कतों से दृढ़ता से जूझ रहा है।